ये किया था प्रॉपर्टीज। फिर आगे बढ़े थे, तब हमने कहा था कि रिडक्शन से बना सकते हैं। रिडक्शन याद करिए, रिडक्शन में कई सारे तरीके थे। एक अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन है ना, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन आरएक्स से आरएच बनाते हैं। रिएजेंट बहुत सारे थे, जिंक इन एसिड हो गया, LiLH4 NaBH4 है ना, या ट्राइफेनल्टी एनहाइड्रेट यहीं पे इंट्रोड्यूस किए थे। ये लोग इसको रिड्यूस करके आरएच में कन्वर्ट करते हैं। और अल्काइल हैलाइड में पहला था ये। दूसरा था एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करें, उसके लिए उसके लिए 3 रिएक्शन थी, क्लेमेंशन, वुल-किर्चनर एंड मोजिंगो। इन 3 रिएक्शन से रिड्यूस होता है एल्डिहाइड कीटोन। एंड फिर एक आखिरी में था कि एक रेड फास्फोरस एचआई किसी को भी रिड्यूस कर देता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, रेड फास्फोरस एचआई इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो एक वो डिस्कशन किया है रेड फास्फोरस एचआई वाला। एंड उसके बाद हमने कोरे हाउस सिंथेसिस डिस्कस किया था। कोरे हाउस में एल्केन बनाते विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। हम बना कुछ भी सकते बट ऑड नंबर के लिए प्रेफर करते कोरे हाउस में। फिर एक आया था HBH, हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन। हाइड्रेबोरेशन हाइड्रेशन में क्या होता था, हम एल्कीन की रिएक्शन करते थे B2H6 इन THF फॉलोड बाय एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो कहते थे डबल बॉन्ड पे 2 H आते थे। जहां हिंड्रेंस कम होता था, जैसे जहां हिंड्रेंस कम होता था वहां एसिड का H आता था, जहां हिंड्रेंस ज्यादा होता था वहां पे बोरॉन का H आता था। पूरी मैकेनिज्म ऐसी कुछ थी। एंड आफ्टर दैट था कि जो लास्ट रिएक्शन थी वो हाइड्रोलिसिस से जुड़ी हुई थी, कि कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्केन बनता है। और वहां हमने क्या देखा था, बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड से मेथेन बनता है। बस वही एक कार्बाइड से एल्केन बनाना है। बाकी एल्कीन और एल्काइन भी बनते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बनता है और मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बनता है। ये पूरा हमने आपको बताया था हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। फिर प्रॉपर्टीज पे आगे थे कि एल्केन जो होते हैं दे आर कलरलेस, अडरलेस, पैराफिन्स होते हैं। इसमें जो भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ में सब एल्केन होता है, चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, सब एल्केन होता है ना। जिससे 1 से 4 कार्बन तक गैस होते हैं, 5 से 17 कार्बन तक लिक्विड होते हैं और 17 के बाद सॉलिड होते हैं। ठीक है। फिर कुछ इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शन होता है। आइसोमर्स के केस में ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है एक्सेप्ट प्रोपेन, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इवन मीथेन से भी कम। डेंसिटी की बात, डेंसिटी पहले बढ़ती फिर कांस्टेंट हो जाती। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एल्केन की प्रॉपर्टीज की एक बार बात करते बच्चों। प्रॉपर्टीज में हम फिजिकल, ये ओटीपीज तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, सामने लिखे हुए हैं। हम्म। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं ना आप लोग। 4 बजे से। टी बैच क्या है, एट नाइन टू थ्री। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जैसे आपसे मैंने कहा था कि एल्केन बहुत कम रिएक्शन देता है। क्यों? अरे वैसे ही पैराफिन से लेस रिएक्टिव है, कहां से रिएक्शन देगा? क्योंकि कार्बन, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो नॉन पोलर है, पोलरिटी नहीं है तो कोई अटैक ही नहीं करेगा, ना एसिड ना बेस। कार्बन कार्बन बॉन्ड टोटली नॉन पोलर है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नियरली नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। तो ना तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना चाहता, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना चाहता है। तो एल्केन नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो एल्केन कुछ रिएक्शंस देते हैं। और जो भी रिएक्शन एल्केन देते हैं वो कौन सी मैकेनिज्म देते हैं? दे गिव्स दिस एनी रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एल्केन की सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। ठीक है। उनमें कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे पहला देखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाकी सब छोटे छोटे। लिखिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करिए। केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया तो पहला केमिकल रिएक्शन लिखिए। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हैलोजिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगर आपने CH4 लिया, सपोज आपने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कर दी, तो ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस HCl। आप जान रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ऐसा लग रहा है एक H की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो क्लोरीन एक्सेस में, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन बार बार होती रहेगी। इफ Cl2 इज इन एक्सेस तो क्या होगा, तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, Cl2 सनलाइट फिर रिएक्ट करेगा, इसको बना देगा CH2, यहां 2 Cl आ चुके होंगे, Cl2 भी एक्सेस में है, फिर रिएक्ट करेगा, यहां 3 Cl आ चुके होंगे, फिर एक्सेस में है, फिर रिएक्ट करेगा क्लोरीन सनलाइट, और आप देखना सारे Cl आ चुके होंगे। मतलब पहले एक Cl आने को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, 2 Cl आने को डाई सब्स्टिट्यूशन, 3 आने को ट्राई, 4 आने को टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। मतलब Cl एक के बाद एक कितने भी आ सकते हैं। हैलोजिनेशन में एक के बाद एक कितने भी Cl आ सकते हैं, 1 by 1 Cl बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है सर सेकंड वाले में रिएजेंट क्या लिया है? सेम रिएजेंट, वही क्लोरीन सनलाइट। ये लिखा है इफ Cl2 इज इन एक्सेस, और नीचे लिखा Cl2 सनलाइट, हर जगह लिखा Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट, Cl2 सनलाइट। सनलाइट को H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, H न्यू। सो स्टार्ट यहीं से हुआ आज। हाँ जी, इसके पहले हम केवल आप रिवीजन कर रहे थे, स्टार्ट यहीं से है, इससे पहले हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। ठीक है म्यूट कर ले बेटा अपने साइड में। तो देखिए हैलोजिनेशन में होता क्या है, कहते हैं इसमें वही होता है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और याद हो तो मैंने आपको बताया था ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होती है। इसका पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। सर हाँ जी सर वो कोई बोल रहा है कि उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरा फ्रेंड है। क्यों, सर अनदर मीटिंग इन प्रोग्रेस लिखा रहा है। इसमें Yes, तो ये मीटिंग चलो, वो दूसरे में तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसको लिंक देख लो, लिंक कोई और लिंक में तो कनेक्ट नहीं कर रहा। C0 आपके ही बैच में लिंक है, उसी में कनेक्ट कर रहा है। सर एक बार फिर से सो लिंक भेज देते हैं। बेटा लिंक एप्लीकेशन में जाके जो केमिस्ट्री क्लास का लिंक, उस पर सीधे लिंक क्लिक करना है, केमिस्ट्री क्लास के लिंक पे। ठीक है यस वरना आपके ग्रुप में भी एक लिंक पड़ा हुआ है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने स्क्रीन पे जो आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड है वो बता दीजिए उसको। ठीक है सर। हाँ इनिशिएशन में बच्चों क्या होता है, इनिशिएशन आपको याद होगा, इनिशिएशन में रेडिकल बनता है, कैसे बनता है, या तो सनलाइट से बनता है, याद करिए जो पढ़ाया था उसमें हाइड्रोकार्बन, या तो सनलाइट से बनेगा, या हाई टेम्परेचर, या फिर थर्ड पार्टी रिएजेंट पेरोक्साइड्स। सनलाइट, हाई टेम्परेचर, या थर्ड पार्टी रिएजेंट। यहाँ क्या लिया है, यहाँ लिया है हमने, यहाँ हमने सनलाइट लिया है। सनलाइट लिया है तो क्या होगा सर, ये क्लोरीन जो है ना, सबसे पहले इनिशिएशन में क्लोरीन जो है Cl2, सनलाइट इसको होमोलिटिकली, दोनों क्लोरीन को होमोलिटिकली तोड़ देगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, और आपको पता लगेगा कि आपको 2 Cl, मतलब ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा और आपको Cl मिल गए, Cl और Cl फ्री रेडिकल मिल गया, यानी इनिशिएशन ऑफ रेडिकल बन गया। दूसरा स्टेप होगा प्रोपोगेशन। और बच्चों आपको याद होगा प्रोपोगेशन के 2 पार्ट होते हैं। प्रोपोगेशन पार्ट 1 जिसमें फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है,
प्रोपोगेशन पार्ट 2 इसमें फ्री रेडिकल वापस बनता है। अब देखो प्रोपोगेशन पार्ट 1 में फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा, अब सीएल को कंज्यूम करना है, सीएल कंज्यूम करना है तो सीएल तो एक बार यूज होगा, किसको यूज करेंगे, मीथेन को। तो यहाँ पे आएगा मीथेन, देखिए CH3, यहाँ CH ऐसे मीथेन होता है CH3H, ये मीथेन हो गया। फिर क्या करेगा, ये सीएल फ्री रेडिकल ऊपर से है ना, ये कंज्यूम होने यहाँ पे आएगा, ये कंज्यूम होने आ रहा है। कंज्यूम कैसे होगा, ये इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखिए फ्री रेडिकल जो बना था वो कंज्यूम हो रहा है मिथाइल प्लस HCl में। तो इनिशिएशन में जो फ्री रेडिकल बनता है, प्रोपोगेशन के पहले स्टेप पे वो कंज्यूम होता है, तो प्रोपोगेशन के पहले स्टेप पे वो कंज्यूम करा दिया हमने। अब क्या है, अब आएगा प्रोपोगेशन का दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे क्या होता है, यही फ्री रेडिकल वापस बनेगा, यही फ्री रेडिकल वापस बनेगा। कैसे बनेगा, इसको वापस बनाना है, ये बनेगा कैसे सर, ये मिथाइल फिर से यूज होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल जो पहले स्टेप पे बना है किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा दूसरे रिएक्टेंट Cl2 से। तो देखो ये Cl और Cl से रिएक्ट करेगा, अभी होगा क्या बच्चों, ये फ्री रेडिकल देखिए क्या था, फ्री रेडिकल बनाया इनिशिएशन में, प्रोपोगेशन में पहले स्टेप में यूज हुआ, दूसरे स्टेप में यही Cl को फ्री बना, यही Cl को बनाना फिर से, जो यहाँ कंज्यूम हुआ वही यहाँ बनाना है। जब वही बनना है तो कैसे बनेगा, तो लगता है सर ये जो Cl2 है ये इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ के एक Cl अगर इसके संग अटैच हो जाए, ये बन जाएगा CH3Cl, तो एक Cl अलग हो जाएगा। तो प्रोपोगेशन के पहले स्टेप में फ्री रेडिकल कंज्यूम होता है, मैकेनिज्म आपके पास लिखी है, मैकेनिज्म आपको मैंने कहाँ लिखाई है, जहां पे फ्री रेडिकल पढ़ाया था वहां पे, ठीक है। तो पहले स्टेप में फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा, दूसरे फ्री रेडिकल वापस बनेगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल कंज्यूम हुआ, यहाँ ही वापस बना, ठीक है। और प्रोपोगेशन ही मेन रिएक्शन होती है, अगर प्रोपोगेशन के दोनों स्टेप को जोड़ दीजिए टोटल रिएक्शन मिल जाएगी। क्यों, ये वाला फ्री रेडिकल ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, CH4 प्लस Cl2 से बन जाएगा CH3Cl और HCl। ये प्रोपोगेशन हो गया। तो इनिशिएशन और प्रोपोगेशन दो स्टेप हो गए। और जब कहते हैं ये प्रोपोगेशन चलता रहता है, याद करिए मैंने कहानी बताई चाय बनने वाली, और मैंने कहा था जब गैस जलाते हैं जितनी देर में, गैस का स्टोव जितनी देर में ऑन करते हैं लाइटर से, कितना समय लगता पता होगा आपको, उतना समय लगता है इनिशिएशन में। और आखिर में जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो गैस की नॉब घुमा के बंद कर देते हैं, वो उतना समय लगता है टर्मिनेशन में। तो इनिशिएशन टर्मिनेशन वो है, लेकिन प्रोपोगेशन क्या है, पूरे टाइम पे प्रोपोगेशन चलता रहता नहीं, प्रोपोगेशन 1 2 1 2 1 2 यही चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रीजन खत्म ना हो जाए। चलते 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 रिएक्शन यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, चलते चलते रिएक्शन यहां तक पहुंच जाएगी। और कहते हैं कि आखिरी स्टेप होता है टर्मिनेशन। देखो बच्चों टर्मिनेशन में क्या होगा, जो तीसरा स्टेप टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन एक ब्लाइंड स्टेप होता है, टर्मिनेशन एक ब्लाइंड स्टेप है। इसमें क्या होता है सर, जो भी फ्री रेडिकल देख रहा है उनको आपस में जोड़ दो और जोड़ के रिएक्शन खत्म करनी बस। तो देखो हमें एक फ्री रेडिकल दिख रहा है Cl, तो टर्मिनेट होने के लिए हो सकता है एक Cl दूसरे Cl से कंबाइन हो जाए, रिएक्शन को रोक दे। फिर एक फ्री रेडिकल दिख रहा है मिथाइल, हो सकता है एक मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए और रिएक्शन रोक दे। या क्रॉस कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक Cl फ्री रेडिकल एक मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाए, मतलब ये ऊपर में CH3 है, ये देखिए ये सब टर्मिनेशन के प्रोडक्ट हैं। टर्मिनेशन में हमारा एक ही एम रहता है, रिएक्शन को रोकना, और रिएक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन को रोकने के लिए पहला काम होता है, सारी फ्री रेडिकल एक्टिव सेंटर हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, उनको खत्म कर दो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो टर्मिनेशन एक्टिव सेंटर से फ्री रेडिकल को खत्म करता है, कैसे, उनको आपस में जोड़ के। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सो इसके बाद यहां तक नोट कर लिया, नोट नंबर 1 लिखें, नोट नंबर 1 देखिए, अभी क्या है, रिएक्टिविटी,
बच्चों सबसे फास्ट रिएक्ट करता है फ्लोरीन। फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होता है। देखो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये रेट है इनका। यानी अगर हम हैलोजिनेशन करते जहां क्लोरीन लिया था वहां फ्लोरीन लेते तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती। ऐसा कहते हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। फ्लोरीन के साथ इसके साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। एक्सप्लोसिव इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। कैसी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शन होगी कि CH4 प्लस फ्लोरीन, तो रिएक्शन अलग टाइप की होगी। CH4 यहां से कार्बन प्लस HF बन जाएगा। और चूंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव है इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, ये रिएक्शन नहीं कराते। ठीक है, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती फ्लोरीन के साथ, इसलिए फ्लोरिनेशन लैब में नहीं कराते। फ्लोरिनेशन इतना फास्ट होता है कि लगता है एक्सप्लोड हो गया, तो रिएक्शन नहीं कराते। क्लोरिनेशन स्लो होता है, ब्रोमिनेशन से स्लो, आयोडीनेशन और स्लो होता है। और आयोडीनेशन के लिए एक खास बात है, आयोडीनेशन के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन, तो ये मस्ट बी डन डार्क in presence of, must be done in presence of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऐसा है देखते हैं। तो ये हैलोजिनेशन जनरल वर्ड है, और हैलोजिनेशन जब कराते हैं तो सबसे फास्ट होता फ्लोरिनेशन, जो अवॉइड करते हैं। इतना फास्ट लगता बम फट गया, तो ऐसे केस में फ्लोरिनेशन नहीं कराते। ठीक है बच्चों, फ्लोरिनेशन हम नहीं कराते। तो मैं वुड वर्क का फोटो ले लेता हूं, अगर आपके पास हो सकता कहीं वीडियो कभी ब्लर हो जाएगा तो मैं इसको भेज दूंगा क्लास के आप। ठीक है, एक बार वो रिएक्शन बता दीजिए ना, क्या क्या लिखे हैं उस रिएक्शन में फ्लोरिनेशन वाले। फ्लोरिनेशन में लिखे हैं मेथेन प्लस फ्लोरीन रिएक्ट करके बना रहे हैं कार्बन प्लस HF। रिएक्ट करके कार्बन प्लस HF बना रहे हैं, बस इतना ही रिएक्शन लिखा हुआ। ठीक है, सर, इसमें कोई कैटलिस्ट भी ले सकते हैं? किसमें? हेलोजनेशन रिएक्शन में? नहीं, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आयोडीनेशन में जरूरत है। आयोडीनेशन में हमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। क्यों करते हैं इसमें हम नोट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आयोडीनेशन के अलावा आप कहीं भी आपको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आयोडीनेशन में कैटलिस्ट चाहिए। क्यों चाहिए आइए जानते हैं। OTP है ऊपर लिखा हुआ है सबसे टॉप में, एक बार नोट कर ले जो लोग लेट आए हैं, और क्लास के बाद अटेंडेंस बनाएंगे या बीच में ब्रेक में बना देंगे। OTP जरूर नोट कर लें। देखिए बच्चों, नोट नंबर 2 देखो, आयोडीनेशन। अगर हम आयोडीनेशन करते तो क्या होता? मान लो मेथेन प्लस आयोडीन से रिएक्शन करते, तो ऐसा बोलते यहां बन जाता क्या? CH3I और प्लस HI। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, क्या कि यहां पे HI बन गया। HI हमने आपको बताया रेड फास्फोरस HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? वापस को रिड्यूस करके यहां ले जाएगा, इसको रिएक्शन को वापस लेके आ जाएगा, ऐसे रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और HI रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा बच्चों। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड चली गई अगर रिएक्शन बैकवर्ड चली गई तो कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहते हैं ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको हटाना हमारा एम हो गया, इसको हटाना यहां से। और इसको हटाने के लिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा टू रिमूव इट। रेड फास्फोरस तो आयोडीन को हटाता है, I2 को। टू रिमूव इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, लाइक
HNO3, HiO3 एटसेट्रा। तो यहां हम क्या लिखते हैं, इस एरो के ऊपर लिख देंगे HNO3 और HiO3। आप कहोगे सर, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देंगे, क्या रीजन है इसका? सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किसके साथ? HI के साथ रिएक्ट करके HI को यहां से रिमूव कर देगा। और बताओ जरा, अगर ये HI को यहां से हटाने लगेगा तो एज पर ली प्रिंसिपल रिएक्शन किधर आएगी? फॉरवर्ड। HI को अपन छोड़ेंगे ही नहीं जो रिएक्शन बैकवर्ड ले जा पाए। तो क्या कहते हैं, आयोडिनेशन जो हमने लिखा था आपको यहाँ कॉर्नर में कि आयोडिनेशन जो होता है वो स्पेशल कंडीशन मस्ट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडिनेशन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होना चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लेना है? अरे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI लेना है। HI एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो काम चलेगा। सर HI को हटाना है तो HI को हटाने के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 ले लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगी, HI वहां से हटा देगा, HI वहां से हटेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ HI किसके साथ चाहिए? आयोडिनेशन में चाहिए। क्लोरिनेशन में HCl बनता है, ब्रोमिनेशन में HBr बनेगा। HCl HBr रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत किसके लिए है? जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आयोडिनेशन के लिए। ठीक है, नाउ नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, कहते हैं जो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन फास्ट होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन फास्ट होता है। अब क्लोरीन फास्ट क्यों होता है? ठीक है, क्लोरीनेशन फास्ट क्यों है, इस पे जरा बात करते हैं। देखिए क्लोरीन या क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन। देखो बच्चों, क्लोरीनेशन जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में देखें तो क्लोरीनेशन ये दो रूल, ये क्या रूल फॉलो करता है? पहले ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? पहला सिलेक्टिव रूल। सिलेक्टिव रूल का मतलब होता है पहले 3DDH रिएक्ट करेगा, अगर 3DDH नहीं है तो 2DDH रिएक्ट करेगा, फिर वो भी नहीं है तो प्राइमरी H रिएक्ट करेगा। क्योंकि फ्री रेडिकल बनना है, सबसे पहले 3DD फ्री रेडिकल बनना चाहेगा तो 3DDH हटेगा। मैकेनिज्म अगर देखें, पहले H हटता है ना, फ्री रेडिकल बनता है, तो पहले टर्शियरी H रिएक्ट करेगा, फिर अगर टर्शियरी H नहीं है तो सेकेंडरी H की बारी आएगी, सेकेंडरी H नहीं है तो प्राइमरी H की बारी आएगी। ये ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन में पहले 3DDH रिएक्ट करेगा, वो नहीं है तो 2D, वो नहीं है तो प्राइमरी। लेकिन ब्रोमिनेशन खाली सिलेक्टिव रूल फॉलो करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीनेशन की, तो बच्चों क्लोरीनेशन दो रूल फॉलो करता है। पहला फॉलो करता है ये सिलेक्टिव रूल जो ऊपर फॉलो हुआ, यानी 3DDH पहले रिएक्ट करेगा, अगर वो नहीं है तो सेकेंडरी H रिएक्ट करेगा, वो नहीं है तो प्राइमरी H रिएक्ट करेगा। लेकिन ये एक और रूल फॉलो करता है, स्टैटिस्टिकल रूल। स्टैटिस्टिकल रूल बोलता है जिस टाइप के हाइड्रोजन ज्यादा हैं, मतलब प्राइमरी H, अगर नंबर ऑफ प्राइमरी H की क्राउड बढ़ गया, प्राइमरी हाइड्रोजन क्राउड बढ़ गया तो उनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। स्टैटिस्टिकल रूल मतलब किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, प्राइमरी H की पॉपुलेशन ज्यादा है, सेकेंडरी H की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में किस टाइप की पॉपुलेशन ज्यादा है, प्राइमरी H की पॉपुलेशन ज्यादा है, सेकेंडरी H की पॉपुलेशन ज्यादा है, टर्शियरी H की पॉपुलेशन ज्यादा है। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल रूल बोलता है मोर पॉपुलेशन मोर रिएक्टिविटी, मोर पॉपुलेशन मोर रिएक्टिविटी। ये नीचे लाइन, आखिरी लाइन लिख लीजिए, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत झुक के लिखना पड़ रहा है। मोर पॉपुलेशन मोर रिएक्टिविटी। देखो मोर पॉपुलेशन मोर रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए कि
टेबल बनाएंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अगर हम क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, वन डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच। चलिए अब देखते हैं क्लोरिनेशन। अगर अगर 1 डिग्री एच का क्लोरिनेशन करने की रिएक्टिविटी 1 है, मतलब 1 डिग्री एच की टेंडेंसी 1 यूनिट होती है, तो सेकेंडरी एच के जो क्लोरिनेट होने की जो टेंडेंसी है वो 3.9 यूनिट होती है, लगभग 4 गुना। और टर्शरी एच लगभग 5.2 यूनिट। मतलब ये ध्यान रखो, ये रिलेटिव रिएक्टिविटी है, रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी। मतलब अगर हम कह रहे हैं हम क्लोरिनेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो क्लोरिनेशन होने का जो रेट होगा, जो प्राइमरी हाइड्रोजन पे होगा उसका 4 गुना लगभग सेकेंडरी हाइड्रोजन पे होगा, और उसका लगभग 5 गुना टर्शरी हाइड्रोजन पे होगा। मतलब टर्शरी हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहता है, फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहता है, प्राइमरी हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहता है। तो अगर क्लोरिनेशन के दौरान हम मान लें ऐसा कि हम अगर ऐसा मान लेते हैं कि जो प्राइमरी एच है उसकी रिएक्टिविटी 1 है, 1 यूनिट है, तो सेकेंडरी एच की 3.9 यूनिट और टर्शरी एच की 5.2 यूनिट होगी ड्यूरिंग क्लोरिनेशन। लेकिन ब्रोमिनेशन में देखिए कितना फर्क पड़ेगा। अगर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमिनेशन देखिए, अगर प्राइमरी एच के रिएक्ट करने की टेंडेंसी 1 यूनिट है, तो सेकेंडरी एच की जो टेंडेंसी लगभग 82 यूनिट होगी। यानी सेकेंडरी एच के रिएक्ट करने का रेट होता है लगभग 82 टाइम्स ऑफ प्राइमरी एच ब्रोमिनेशन में, और टर्शरी एच के रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है लगभग 1640 टाइम्स, 1640 टाइम्स। ठीक है, 1640 टाइम्स। मतलब ये कि अगर हमको क्लोरिनेशन करना है, अगर हमको क्लोरिनेशन करना है तो क्लोरिनेशन की ऑर्डर याद रखिएगा, वैसे तो एग्जाम में दे देता है लेकिन याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लोरिनेशन 2 रूल फॉलो करता है, स्टैटिस्टिकल और सॉरी सिलेक्टिव और स्टैटिस्टिकल। मतलब सिलेक्टिव तो दोनों फॉलो करते हैं, ये भी और ये भी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है स्टैटिस्टिकल, जिसका नंबर ज्यादा है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा है ना। मतलब ब्रोमिनेशन में अगर टर्शरी एच है तो वही निकलेगा, क्योंकि उसके सामने सेकेंडरी एच की औकात नहीं निकलने की। ब्रोमिनेशन में टर्शरी एच ही निकलेगा, देखो ना उसकी रिएक्टिविटी 1640 है तो सेकेंडरी की 82 है, और प्राइमरी तो निकलेगा ही नहीं अगर टर्शरी एच मौजूद है। तो ब्रोमिनेशन हाईली सिलेक्टिव है, पहले टर्शरी एच को ही रिएक्ट कराएगा, वो नहीं है तो सेकेंडरी एच, वो नहीं है तो प्राइमरी की बात आएगी। लेकिन क्लोरिनेशन देख लीजिए, रिएक्टिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, प्राइमरी एच की रिएक्टिविटी 1 है और टर्शरी एच की रिएक्टिविटी कितनी है 5.2, एक सिंगल एच की रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर टर्शरी एच एक ही है तो रिएक्टिविटी 5.2 होगी, लेकिन प्राइमरी एच 10 हो गए तो बताओ, हर एक प्राइमरी एच की रिएक्टिविटी 1 यूनिट है, तो 10 प्राइमरी एच की रिएक्टिविटी कितनी होगी 10 यूनिट, मतलब इससे भी ज्यादा हो गई। पॉपुलेशन पे भी, क्लोरिनेशन पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, क्लोरिनेशन जो है पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, जबकि ब्रोमिनेशन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, नंबर पे, सॉरी उस पे पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सिलेक्टिव टर्शरी एच को ही रिएक्ट कराएगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये डाटा लिखा रहेगा, मैं इसका स्नैप ले लेता हूं। क्लोरिनेशन में सेकेंडरी एच का क्या वैल्यू है? 3.9। सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला ऑर्डर क्यों हुआ? ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो कि आप जानते हैं। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको अच्छे से पता है कि जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उतना रेट ज्यादा होगा। और स्टेबल फ्री रेडिकल कब बनेगा, टर्शरी एच से फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, टर्शरी एच के फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, तो टर्शरी एच पहले हटना चाहता है, टर्शरी एच नहीं है तो सेकेंडरी एच की बारी आएगी, वो नहीं है तो प्राइमरी एच की बारी होगी, और उसका एक ही रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यस को सर। देख के सोचना है इसमें। मैं सारा बोर्ड वर्क का फोटो ले रहा हूँ, क्लास के बाद आप लोगों को भेज दूंगा, कहीं अगर कभी बीच में ब्लर हो गया तो उसका फायदा आपको मिलता रहना चाहिए। कल रात में टी बैच का क्लास चल रहा था, उसमें बहुत ब्लर हो रहा था।
खैर, तो देखिए एक छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि, या इधर से लिखते हैं, ओटीपी लिखा है, अगली बार हटा देंगे। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं ओटीपी नोट कर लें। अटेंडेंस अभी जो ब्रेक होगा 40 मिनट वाला, उस ब्रेक को 5 मिनट आराम से लीजिएगा, 5 मिनट बाद कनेक्ट कीजिएगा, तब तक अटेंडेंस बना लीजिएगा। होने ही वाला है, वार्निंग आ चुकी है उसके लिए। हाँ जी, देखिए बच्चों, ओटीपी जो है, सॉरी, एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। ये है कि अगर मैं कहूं कि मुझे इसमें ब्रोमिनेशन करना है, CH3, CH2, CH3 और CH3। अगर मैं बोल रहा हूं कि हम इसमें ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं तो कहां पे होगा, तो आप जानते हैं ब्रोमिनेशन तो हाईली सिलेक्टिव होता है। वो ढूंढेगा क्या, ब्रोमिनेशन को क्या चाहिए, यहां पे H एक है, ब्रोमिनेशन को टर्शरी H चाहिए। देखिए ये प्राइमरी है, एक H प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री, और कहेंगे सर ये 3 डिग्री रिएक्ट करेगा। टर्शरी हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे H आएगा, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। हाईली सिलेक्टिव होता है ब्रोमिनेशन, क्योंकि इससे 3 डिग्री H के रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो 1640 है, तो सेकेंडरी H की 82 है और प्राइमरी की 1 है। ये रिलेटिव यूनिट टेंडेंसी, देखिए यहां पे H आएगा, टर्शरी H। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा, सर BR आएगा ना वहाँ पे? हाँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, टेक्निकल मिस्टेक, नेटवर्क का प्रॉब्लम, लिखिए BR। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और, ऐसे यहां पे अगर हम इस तरीके से लगा देते हैं एक ये, और कहते हैं इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन क्या ढूंढेगा, पहले टर्शरी H, और उसको टर्शरी H मिल रहा है, टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है, इस पे एक H होगा, वहीं पे BR आएगा, प्रोडक्ट ये होगा, टर्शरी H हटेगा, वहां ब्रोमीन आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तीसरा देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना, ये गलत हो सकता है। ये देखो, देखिए ये सारे H 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री H यहाँ पे है, 3 डिग्री H यहाँ पे है। हमने इसका ब्रोमिनेशन किया, Br2 इन सनलाइट, तो कहते हैं Br2 इन सनलाइट, जैसा कि आपको लिखाया है मैंने कि टर्शरी H रिएक्ट करता है, तो टर्शरी H को रिएक्ट कराओ एक बार, लेकिन ध्यान देना जरा ठीक से। यहाँ टर्शरी H ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड, और ब्रिज हेड पे कभी प्लेनरिटी नहीं आ सकती, ब्रेडिट्स रूल है। ब्रिज हेड के बारे में ब्रेडिट्स रूल पढ़ाया होगा कि ब्रिज हेड पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती। तो कहेंगे कभी भी, यहाँ पे दो पाथ हैं, पहला पाथ ये है कि हम इसको ऐसे बनाएं, ये बीच में ये फ्री रेडिकल बने, और ये नहीं है टर्शरी फ्री रेडिकल बना, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सर अगर आप टर्शरी नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या करिए, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाइए। तो कहते हैं ये हम पाथ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिज हेड है, ये अनस्टेबल है, ब्रिज हेड है, राइट, 3 डिग्री वाला ब्रिज हेड है, तो फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल नहीं बनाएंगे, फिर ऐसे केस में 2 डिग्री बनाना चाहेंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे, और इस पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारा ये होगा। देखिए ऐसे, यहाँ पे इनमें बाकी किसी भी एक जगह, बाकी जो मौजूद है ना, बाकी 2 डिग्री H में कहीं भी BR लगा दो, बाकी 2 डिग्री H में कहीं भी BR लगा दो, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा कि यहाँ पे टर्शरी H को हमने छोड़ दिया, टर्शरी H ब्रिज हेड था, ब्रिज हेड पे फ्री रेडिकल नहीं बनाना चाहेंगे, हमने सेकेंडरी को रिएक्ट कराया। जनरली हम टर्शरी को ही कराते हैं, बट ब्रिज हेड नहीं बनाना, हमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, टर्शरी को रिएक्ट क्यों कराते हैं, उसका फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, हम कभी भी कम स्टेबल या अनस्टेबल फ्री रेडिकल नहीं बनाना चाहते, हम कभी भी अनस्टेबल या फ्री रेडिकल नहीं बनाना चाहते, ठीक है।
अच्छा एक सेकंड, एक और क्वेश्चन। सर अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, क्या हुआ, वार्निंग आने वाली है, जैसे डिस्कनेक्ट होता 5 मिनट बाद आप रिकनेक्ट करिएगा, ठीक है ना, तब तक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ये देखो यहां मैंने ब्रोमीन सनलाइट लिया है, क्या होगा, तो याद हो, तो आप कहोगे सर ये ब्रिजेड है ही नहीं, क्योंकि देखो अगर 2 कार्बन डायरेक्ट जोड़ देते हो तो उसको ब्रिजेड नहीं बोलते, उनके बीच में कार्बन होना चाहिए। ऐसा लगता है इसके जैसा ये ब्रिजेड है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों के बीच में कार्बन था तो ब्रिजेड था, ये ब्रिजेड है ही नहीं। ऐसे केस में क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी और डी में डिफरेंस है, यहाँ 3D को ही रिएक्ट कराएंगे आप, समझे कि ब्रिजेड ही है, नॉट ब्रिजेड, 3D इज नॉट ब्रिजेड, नॉट ब्रिजेड। तो ऐसे केस में हम कहा क्या करेंगे, हम वही रिएक्शन कराएंगे, 3D पे ही रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, 3D पे ही रिएक्शन कराएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है आप लोग ये क्वेश्चन सारे नोट कर लीजिएगा, 5 मिनट बाद अटेंडेंस बनाने के बाद कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं एक जगह लगा दो बीआर, ऊपर या नीचे कहीं भी, या तो यहाँ बीआर लगा दो या फिर यहाँ बीआर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 39 मिनट हो चुके हैं, किसी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट बाद कनेक्ट करिएगा, उस दौरान आप अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है। ओटीपी ऊपर लिखे हुए हैं, टी बैच 8923, ए बैच 3137। एक बार बताइए थोड़ा एक बार। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये बीच हेड नहीं हुआ ना, तो उसका कारण क्या बताया आप अभी, एक बार बताइए ना। बेटा ये तो हम सुन पा रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला नहीं हुआ, कौन वाला, बोल रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में ब्रिज हेड क्यों नहीं हुआ, वो जो है साइड। हाँ देखो ये तो हमने तभी बताया था कि ब्रिजेट के लिए, ब्रिजेट एक ऐसा कार्बन होता है इसमें 3 कार्बन चेन जुड़ी हो, तो इस पे देखो एक कार्बन चेन इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से आ रही, ये तो ब्रिजेट है, लेकिन ये देखिए ये 3D है लेकिन ब्रिजेट नहीं, क्यों, इधर से कार्बन चेन आ रही, इधर से कार्बन चेन, इधर से चेन थोड़ी आ रही है, इधर से इसमें देखिए, इसमें अगर चेन होती इन दोनों के बीच में कोई कार्बन होना चाहिए ना, तो ये चेन है ही नहीं, इसलिए ब्रिजेट नहीं है। इसमें दो आपने इस वाले कार्बन को ब्रिजेट नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि इसमें ये चेन ही नहीं, इसमें एक भी कार्बन है ही नहीं इस चेन में, राइट। तो ये एक चेन है इधर से आने वाली, एक चेन इधर से है, लेकिन इधर से कोई चेन नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं कोई चेन में, इसमें खाली आपने इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया। इस दोनों के बीच में अगर एक कार्बन भी होता है, इसमें इस दोनों के बीच एक भी कार्बन होता है, चेन मानी जाती है, तो ब्रिजेट हो जाता, अभी ब्रिजेट नहीं, राइट, अभी ये ब्रिजेट नहीं है। हाँ ब्रिजेट हो जाता अगर वैसा होता तो, जो बताया आपको, ठीक है। यही इसी क्वेश्चन यहीं पे बनता है, यही तो गलती हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन आप लोग और लिखें। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको प्रोडक्ट की, हम क्या कर रहे हैं, अब जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि टर्शरी एच के रिएक्ट करने की फ्रीक्वेंसी 1640 है, तो फिर सर क्या बेटा, स्क्रीन ब्लर ब्लर हो रहा है, सबका ब्लर है कि कुछ लोगों का ही ब्लर हो रहा है, ब्लर है ब्लर ब्लर है, ब्लर है, ब्लर है सर, ब्लर है, ठीक है सर, ब्लर है सर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो सही करते हैं।
अभी छोटा बोर्ड दिख रहा है सबको? पूरा नहीं सर। नहीं, अरे छोटा वाला बोर्ड दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला बोर्ड दिख रहा है, बड़ा वाला? यस सर, बड़ा वाला दिख रहा है। तो अभी ब्लर है क्या? यस सर। यस सर। यस तो सर। आप लोग देखिए, आप लोग मीटिंग में रहिए, आप लोग रहिए, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। ओके सर। आप लोग रहिए, ठीक है? ओके सर। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इन फॉलोइंग। देखिए, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इन फॉलोइंग है क्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अगर हम इसमें ध्यान दो बच्चों, मैं पहले समझा दूं। अच्छा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही रिएक्टिविटी यूज करी जो आपको लिखाई किसी टेबल में। रिएक्टिविटी आप वही यूज करें जो टेबल में आपको लिखा चुके थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो रिएक्टिविटी वही यूज करें जो टेबल में लिखाई हुई है। लिखिए, या ऐसा छोटे टेबल बना सकते हो ऐसा कि टर्शरी एच, सेकेंडरी एच, प्राइमरी एच। रिएक्टिविटी कितनी हो गई? टर्शरी एच इसकी 1 है तो इसकी 3.9, इसकी 5.2 क्लोरिनेशन में। हाँ, अब मैं समझाता हूं। देखो देखो बच्चों, अगर हमने क्या किया होता, अगर हमने इसको ब्रोमिनेशन किया होता, अगर हमने इसका ब्रोमिनेशन किया होता, सिंगल प्रोडक्ट मिलता। ब्रोमिनेशन करते अगर तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता, क्योंकि ब्रोमिनेशन से सिलेक्टिव होता, टर्शरी एच हटता, ये मिलता हमको प्रोडक्ट। ब्रोमिनेशन में ये प्रोडक्ट आपके साथ पास होता है, यहां पे ब्रोमीन लग जाता है। ये देखिए, यहां ब्रोमीन लग गया, ये प्रोडक्ट है। लेकिन क्लोरिनेशन अगर कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट कौन मिलेगा? आप देखो ना, ये प्राइमरी एच है, ये प्राइमरी एच है, ये प्राइमरी एच है, ये सेकेंडरी एच है, ये टर्शरी एच है। मतलब आप देखो, मल्टीपल प्रोडक्ट में प्राइमरी एच भी निकल सकता है, प्राइमरी एच पे भी सीएल आ सकता है, सेकेंडरी पे भी आ सकता है, टर्शरी पे भी आ सकता है, सब जगह सीएल आ सकता है ना? तो बताओ कितना परसेंट प्राइमरी का प्रोडक्ट बनेगा, कितना परसेंट सेकेंडरी का प्रोडक्ट बनेगा, कितना परसेंट टर्शरी का प्रोडक्ट बनेगा, वो देखना हम लोगों को। तो देखो बच्चों, हमने क्या काम करते हैं, परसेंटेज निकालना है। पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन को ऐसे। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं नंबर ऑफ एच। थ्री डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री कितने हैं? कितने थ्री डिग्री एच है? थ्री डिग्री एच केवल एक है, ये वाला थ्री डिग्री, इसके अलावा कोई नहीं, एक है सिर्फ। 2 डिग्री कितने हैं? 2 हैं। प्राइमरी कितने हैं? 3 3 3, 9 है प्राइमरी। नाउ रिएक्टिविटी कितनी होती है? देखो बच्चों, प्राइमरी की रिएक्टिविटी आपको लिखाई थोड़ी देर पहले, यहां भी लिखा हुआ है 1 यूनिट है। प्राइमरी की रिएक्टिविटी अगर 1 यूनिट है, सॉरी 1 यूनिट है, तो सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कितनी होती है? 3.9 यूनिट। टर्शरी की रिएक्टिविटी कितनी होती है? 5.2 यूनिट। अच्छा, ये देखिए, ये जो रिएक्टिविटी है ये एक हाइड्रोजन की है, ये एक हाइड्रोजन की है, ये भी एक हाइड्रोजन की है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन एक नहीं 9 है, तो एक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 है, तो 9 हाइड्रोजन रिएक्टिविटी टोटल कितनी आ जाएगी? टोटल रिएक्टिविटी, ये पर कार्बन है, ये टोटल रिएक्टिविटी। हाँ जी, इसमें कितनी? 9 इंटू 1, 9 हो गई। इसकी टोटल रिएक्टिविटी 9 इंटू 1 हो जाएगी। इसकी रिएक्टिविटी 2 इंटू 3.9, 7.8 हो गई। इसकी रिएक्टिविटी देखिए कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 5 सॉरी, हाँ 1 इंटू 5.2 यानी 5.1 यूनिट। मतलब इसकी टोटल रिएक्टिविटी 5.1, इसकी 7.8, इसकी 9। मुझे लगता है इन तीनों, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो देखिए ये 0.9 हो जाएगा टोटल, ये 21.9 हो गया। देखिए टोटल दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल कितना आ गया? 21.9। तीनों का सम देखिए 21.9 आ गया।
सर 5.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.2 ही होगा ना। अरे हाँ सॉरी बालक, वही बोला ना, नेटवर्क एरर चल रहा है अभी। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि इस 21 टोटल रिएक्टिविटी जो 21.9 है, इसमें से टर्शरी एज की कितनी टेंडेंसी है 5.2, तो टर्शरी एज का परसेंटेज क्या होगा? तो इसका अगर परसेंटेज हमको निकालना है, अगर इसका परसेंटेज निकालना सर है 22 हो जाएगा वो। तो यस सर, वो टोटल 22 हो रिएक्टिविटी जाएगा। 22 हाँ होगा। 22 होगा, ठीक है भाई। सर 0.9 नहीं रहेगा। सर 0.9 नहीं 22.0। ओके ओके ओके, सॉरी सर। 22 आ गया। अब देखो इस 22 में अगर हमसे पूछे टर्शरी वाला का परसेंटेज कितना है, तो इसका 22 में इसका कंट्रीब्यूशन 5.2 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल इंटू 100 इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसका परसेंटेज चाहिए एक सेकेंडरी वाले का, इसका कंट्रीब्यूशन 7.8 अपॉन टोटल 22 इंटू 100। लास्ट वाले में देखिए प्राइमरी एज कितना बनेगा, इसका परसेंटेज 9 अपॉन 22 इंटू 100। देखो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो परसेंट जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये आ रहा 40.9%। यहां जो आ जाएगा 7.8, 35.45। बेटा आप लोग म्यूट कर लें। इसका परसेंटेज 23.63% आएगा। देखिए इधर, तो अब आप एक बात देखो, अगर यहाँ ब्रोमिनेशन करा रहे होते खाली सिंगल प्रोडक्ट टर्शरी वाला बनता, अगर ब्रोमिनेशन करा रहे होते तो खाली सिंगल प्रोडक्ट बनता हुई टर्शरी वाला, ठीक है। हाँ, ब्रोमिनेशन में खाली एक प्रोडक्ट बनता, लेकिन देखो ये रहा, क्लोरीनेशन में कई प्रोडक्ट बने। ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट 3D होता, लेकिन क्लोरीनेशन में मेजर प्रोडक्ट देखिए बदल गया। क्यों? कौन सा मेजर हो गया? देखिए ये वाला मेजर है। 40% ये प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी एच का, ये खाली 35 और ये 23। टर्शरी एच खाली 23 बन रहा है, प्राइमरी वाला ज्यादा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीनेशन जो है वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, क्राउडिंग पे डिपेंड करता है, किस टाइप के हाइड्रोजन का पॉपुलेशन ज्यादा है, किस टाइप के हाइड्रोजन ज्यादा है हमारे पास, इस बात पे भी डिपेंड करता है क्लोरीनेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन। इसमें एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, यही एक न्यूमेरिकल बनता है कि परसेंटेज निकालो। कोई क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट है, क्लोरीनेशन ना मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है, सारे एच को रिएक्ट कराता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन आल्सो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैलोजिनेशन है। क्या समझे हमने हैलोजिनेशन में? एक बार समराइज करता हूं। हैलोजिनेशन फ्रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, हैलोजिनेशन फ्रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और इस फ्रेडिकल मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि फ्लोरिनेशन फास्ट होगा, क्लोरिनेशन स्लो, ब्रोमिनेशन स्लो, आयोडीनेशन बहुत स्लो। फ्लोरिनेशन अवॉइड करते हैं, इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। आयोडीनेशन में जो HI बनता है वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तभी आयोडीनेशन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। जिन्होंने EAS पढ़ा है वहां मैंने EAS में भी बताया था, लेकिन आपके बैच में EAS किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ जी, तो आयोडीनेशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। फिर क्लोरीन वर्सेस ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन सिंगल प्रोडक्ट देता है बिकॉज इट इज हाईली सिलेक्टिव रूल फॉलो करता है, लेकिन जो क्लोरिनेशन होता है वो सिलेक्टिव के साथ साथ स्टैटिस्टिकल रूल भी फॉलो करता है, किसका नंबर ज्यादा है उसकी टेंडेंसी रिएक्ट करनी ज्यादा होगी। इसलिए क्लोरिनेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन ब्रोमिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन सिंगल क्लोरीन जोड़ोगे तो ब्रोमीन में एक ही जगह जुड़ेगा, लेकिन क्लोरीन में कहीं भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कौन कितना प्रोडक्ट मिलेगा ये परसेंटेज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से। ध्यान रखिए बच्चों, ये रिएक्टिविटी मैंने लिखा है आपको 13.5.2, ये याद रखना है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन दिया हो, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो, वहां पे रिएक्टिविटी उसने डाटा दे दिया कि इसका 1 लेना है, इसका कुछ और, इसका कुछ लेना 5, इसका कुछ लेना 10, तो जो डाटा क्वेश्चन दिया उसी को लेके चलना है। उस समय फिर ये नहीं कि सर हमने तो लिखा था क्लास में तो ये लिखाएगा, तो नहीं, उस डाटा को अगर एग्जाम के क्वेश्चन में कोई नया डाटा दिया रिएक्टिविटी का, रिलेटिव रिएक्टिविटी का, तो वही यूज करना है, नहीं दिया तो इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। हाँ बोलिए।
सर अगर नंबर ऑफ बोलिए मोनोक्लोरिनेशन बोलिए। प्रोडक्ट पूछे तो? नंबर ऑफ फाइंड आउट। मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट पूछे तो ब्रोमिनेशन में, हाँ ब्रोमिनेशन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्लोरिनेशन में प्रोडक्ट ढूंढिए कितने बनेंगे। अभी आपने स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो स्टीरियो आइसोमर भी सोच लीजिएगा, और स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ा है तो खाली स्ट्रक्चरल आइसोमर से आंसर दीजिए। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट अगर पूछेगा, जैसे ब्रोमिनेशन में एक बनाया है, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए कोई मित्र है उसकी आवाज नहीं आ रही है, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है। जब भी ऐसा हो जाए एक बार रीस्टार्ट करिए। देखिए ब्लर हुआ था, हमने रीस्टार्ट किया तो काफी कुछ थोड़ा फायदा हुआ। आप एक बार रीस्टार्ट करिए, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट किया कनेक्ट करें फिर से। हाँ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देखो बच्चों कितने प्रोडक्ट होंगे। पहला प्रोडक्ट ध्यान दो, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, क्वेश्चन ही लिख लो, राइट टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, write total monochlorination product of following, write total monochlorination product of following। देखो मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो होता है इसमें कहां कहां ये इस फॉलोइंग में दिया हुआ CH3 CH2 CH CH3 CH3। ध्यान दीजिए मोनोक्लोरिनेशन एक क्लोरीन लगाना है तो कहां कहां लगा सकते हैं, एक तो यहां लगा सकते हैं, ये देखिए सिमेट्री नहीं, दोनों साइड से अलग है। इसमें कितने प्रोडक्ट है, पहले ऑप्शन ए में इसके बारे में सोचेंगे, ऑप्शन बी में इसके बारे में सोचेंगे। देखिए CH3 CH2 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 CH3 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट इतने बारे में सोचेंगे। अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। देखो जरा कैसे, सबसे पहली बात ये, इसमें देखो पार्ट ए में यहां पे Cl आ गया, एक प्रोडक्ट हो गया, यहां पे Cl आ गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, यहां पे Cl आ गया, तीसरा प्रोडक्ट आ गया, और यहां पे आ जाएगा चौथा प्रोडक्ट। तो टोटल 4 प्रोडक्ट हैं अगर हम स्टीरियो आइसोमर नहीं सोचें तो, यानी वो नहीं होता है डेक्स्ट्रोलीवो नहीं सोचें तो, स्टीरियो आइसोमर नहीं सोचें तो इसमें कायरलिटी आ जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए क्या होगा, अभी 4 प्रोडक्ट हैं लेकिन 4 प्रोडक्ट में हम स्टीरियो आइसोमर नहीं सोच रहे हैं। अगर स्टीरियो आइसोमर सोचेंगे तो ध्यान रखिएगा, स्टीरियो आइसोमर सोचेंगे तो यहां भी 2 होंगे, B1 B2 डेक्स्ट्रोलीवो, क्योंकि देखिए ना Cl आने का ये कायरल हो जाएगा। अब Cl अगर आगे से आया तो डेक्स्ट्रो फॉर्म, Cl पीछे से आया तो लीवो फॉर्म, क्योंकि Cl आने से पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल प्लेनर होता है। मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल अगर प्लेनर है तो इसमें ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। जिनको आइडिया है वो लोग नोट करें, बाकी जान के ऑप्टिकल चल रहा है, ऑप्टिकल में बताऊंगा। अच्छा फिर क्या होगा, इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां Cl आएगा तो भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, C1 और C2। तो आप क्या बोलोगे, अगर हम स्टीरियो आइसोमर काउंट नहीं करते तो प्रोडक्ट कितने हैं, 4, और स्टीरियो आइसोमर काउंट करते हैं तो एक यहां बढ़ जाएगा, एक यहां बढ़ जाएगा। क्यों, जैसे यहां पे Cl लगाओगे ये कायरल हो जाएगा। देखो जरा, जिनको कायरल का आइडिया है दिमाग लगा देखें, 4 ABCD दिख रहा है, 4 तो है, लेकिन ये बी में B1 B2 हो गए, क्योंकि यहां Cl आते ही कायरल हो जाएगा। इस पे सोचो, सी में सोचो, सी में C1 C2 कैसे हो जाएंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। लिख तो दिया तो आंसर तो सही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट है, आप भी सोचिए, किसी को आंसर आए तो दे सकता है। C1 C2 ए बैच में तो हमने पढ़ा दिया ना, ए बैच में तो ऑप्टिकल हो गया, ए बैच के लोग तो आंसर दे सकते हैं। बोले ए बैच के लोग, कोई बोल ही नहीं रहे यार अब तो। हाँ बोलो भाई। चलिए, नहीं बोलना, सबको म्यूट कर दिया मैंने फिर से। चलिए इधर आइए, इसमें सिंपल प्रोडक्ट सोचिए। देखिए क्या है, यहाँ पे यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट मिलेगी, दोनों साइड सिमेट्री है। देख लो इसका, यहाँ Cl लगाओ या यहाँ Cl लगाओ, एक ही कंपाउंड होगा। ऊपर में क्या था, ऊपर में सिमेट्री नहीं थी, इसलिए इधर A अलग था, इधर D अलग था, पर यहाँ सिमेट्री है दोनों साइड में, चाहे Cl यहाँ लगे चाहे Cl लगे, एक प्रोडक्ट। फिर
यहां Cl लगा, यहां Cl लगा, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट यहां से मिलेगा। लेकिन बच्चों ये 3 प्रोडक्ट है अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करें, लेकिन इसमें ए पे आने पे तो कायरल नहीं होगा, सी पे आने पे हाँ, लेकिन बी में आने पे ये कायरल होगा। बी में 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे, B1 और B2, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएंगे तो बी में 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर में टोटल एबीसी 3 प्रोडक्ट, लेकिन हाँ स्टीरियो काउंट करना है तो बी पे स्टीरियो आइसोमर भी एग्जिस्ट करेंगे, तो बी का एक स्टीरियो बढ़ जाएगा। स्टीरियो लेते हुए आंसर है 4 और बिना स्टीरियो के आंसर है 3। क्लियर? ऐसे सोचेंगे, ये नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट हैं, एक ही Cl आए तो क्या होगा। एबीसीडी मैंने लिखा है स्ट्रक्चरल के केस में, और जो फिर C1 C2 B1 B2 टाइप किया हुआ, अगर स्टीरियो सोचेंगे तो। राइट? सभी को बात समझ में आ गई? चलिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करेंगे वो सारी रिएक्शन छोटी छोटी और फटाफट खत्म हो जाएंगे। वो सारी रिएक्शन छोटी छोटी हैं और फटाफट 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 खत्म होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन सबको एक एक करके। डीडी सेम कैसे हुआ क्या बेटा? सर? फर्स्ट क्वेश्चन में डीडी। अरे बेट सुनो ना, ये दोनों इसलिए सेम होंगे, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं। जब आपसे पूछे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन में आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो या ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा, दोनों सेम ही चीज बनाएंगे। तो फिर नीचे ठीक है, क्या चीज? सर अगर स्टीरियो होगा तो कितना प्रोडक्ट होगा फर्स्ट और सेकंड में? बेटा ABCD जो काउंट यहाँ पे अगर स्टीरियो नहीं है तो 4 दिख रहा है ना, और स्टीरियो है तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ गया, 6। स्टीरियो नहीं है तो 4 और स्टीरियो है तो 6। नीचे वाले में आ जाओ। सर C1 C2 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। बेटा वही तो मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए, आपने किसी ने बताया ही नहीं। B1 B2 समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो Yes, C1 sir. C2 ऐसे समझो, C1 C2 ऐसे ना समझो। देखो जरा C1 C2 को अगर हम देखें, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। बाई चांस आपने यहाँ पे Cl लगा दिया, देखो इस जगह इस H को हटाया, यहाँ Cl लगा दिया, तो ये कायरल हुआ क्या? ये कार्बन कायरल हुआ? नहीं, नहीं कायरल हुआ। क्यों नहीं हुआ? और ये दोनों सेम है सर। अभी कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी कार्बन में मौजूद चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, यहाँ ये दोनों सेम है, वे अलग है ही नहीं। ठीक है, ओके। फिर क्या करें? फिर एक काम करते हैं सर, यहाँ तो अगर यहाँ देखो, अगर सी पे आप Cl लगा रहे हो, सी पे Cl लगा रहे हो तो कायरल नहीं हो रहा है। हमने कहा था सी पे Cl आ गया तो कायरल नहीं हो रहा, फिर भी हमने क्या किया था, हमने कहा देखो ना कि सी था और उसको ये C1 C2 लिखा था, जबकि अभी हम देख क्या रहे हैं, ये कायरल हो ही नहीं रहा है। बट एक बात ध्यान दो बच्चों, एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या है, मैं इसको दोबारा बना देता हूं समझने के लिए। अभी जो है ना ये वाला, ये कायरल नहीं है। क्यों ये कायरल क्यों नहीं है? सर इसलिए क्योंकि यहाँ ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। लेकिन अगर हम डी आउट ऑफ दीज 2 डी किसी एक डी पे हम Cl लगा देते हैं, मान लो हमने इस पे Cl लगा दिया, जैसे इस पे Cl लगा तो अभी ये कायरल नहीं है। ध्यान रखिए, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, अभी ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर हम इस पे Cl लगा देते इस कार्बन पे तो तुरंत ही कायरल हो जाता। देख लो है ये, इस कार्बन को फोकस करो बिना क्लोरिनेशन के। देखो अभी ध्यान दो, अभी ये कार्बन कायरल नहीं है, अभी कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है कोई, क्योंकि दोनों सेम हो गए, इसको कोई कायरल नहीं बोल। लेकिन हाँ जैसे यहां क्लोरिनेशन करोगे ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये कायरल हो गया। समझ गए? तो जो सी पे जो कायरलिटी आ रही है, एटम सी की जो कायरलिटी वो वहां पे क्लोरिनेशन पे नहीं होगी। कब होगी कायरल? सी कायरल तब होगा, ये वाला कायरल तब होगा जब इसको हाइड्रोजनेट कर दें। जैसे इसको इन दोनों में किसी एक को हाइड्रोजनेट करेंगे, इसको हाइड्रोजनेट किया तो दोनों डिफरेंट हो गए, ये कायरल हो गया। C1 C2 समझने का तरीका ऐसे है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना? ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए आपने जैसे इसको हेलोजिनेट किया, जिनको ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा, देखिए जैसे इसको हेलोजिनेट किया C1 बन गया। या हम ऐसा भी तो कर सकते थे, इसमें ऐसा भी कर सकते थे, हम इस वाले को ऐसे ही रखते, इस वाले को ऐसे ही रखते,
हम यहां पे हैलोजेनेट कर देते, यहां पे देखिए, तो भी ये कायरल हो जाता और इस समय कायरल C2 होता। तो C1C2 क्या होगा, यहां पे हेलोजन आने पे भी कायरल हो रहा है, यहां पे हेलोजन आने पे भी कायरल हो रहा है। तो जब यहां पे हेलोजन आएगा तो अगर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म बना है तो यहां पे अगर क्लोरीन आया तो ये लीवो फॉर्म बनेगा। जिनको डेक्स्ट्रो लीवो का आइडिया है वहां से क्लियर होगा, जिनको डेक्स्ट्रो लीवो नहीं पढ़ा वो लोग वेट करें, मैं पढ़ाऊंगा जब उनको, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने बोला है टी बैच का भी जो ऑप्टिकल है वो संडे मंडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट तो हो ही गया ऑप्टिकल, मंडे तक खत्म होगा। तो अभी समझ गया C1C2 कि C जो है ये C1C2 क्यों लिखा है। यहां Cl आने पे कायरल नहीं होगा कि दोनों, जब यहां Cl आएगा तो ये कायरल होगा, या यहां Cl आएगा तो ये कायरल होगा। और एक यहां Cl आने पे अगर डेक्स्ट्रो बनेगा तो यहां पे Cl आने पे लीवो बनेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहां Cl आने पे डेक्स्ट्रो बनेगा तो यहां Cl आने पे लीवो बनेगा। रीजन ये है, अगर यहां Cl आएगा तो इसकी प्योरिटी जो है कुछ और रहेगी, यहां Cl आएगा तो इसकी प्योरिटी कुछ और रहेगी। और आप जानते हैं कायरल सेंटर ग्राउंड प्योरिटी चेंज होती है, तो ऑब्वियसली डेक्स्ट्रो लीवो आपस में बदल जाते हैं, आरएस आपस में बदल जाते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना C1C2 जो एक्सप्लेन किया अभी, ठीक। आफ्टर हेलोजिनेशन लिखिए नाइट्रेशन। आफ्टर हेलोजिनेशन आप लिखें नाइट्रेशन। देखो बच्चों, नाइट्रेशन में क्या होता है, वही बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रोमिनेशन था, लाइक ब्रोमिनेशन। टर्शरी H पहले रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी H रिएक्ट करेगा, फिर प्राइमरी H रिएक्ट करेगा, है ना। कैसे रिएक्ट करेगा, बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो ऐसे अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3, इसको हमने कॉन्सेंट्रेट HNO3 के संग रिएक्ट कराया। ध्यान रखना टेम्परेचर हाई चाहिए, लगभग 300-400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब क्या होगा, तो बोलते हैं, ध्यान दीजिए, पहले कौन रिएक्ट करेगा, पहले टर्शरी H रिएक्ट करे। सही, इसमें H है कौन कौन से, इसमें जो H है ये प्राइम 1 डिग्री H है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब टर्शरी है ही नहीं, अगर टर्शरी H है ही नहीं तो बारी किसकी है, 2 डिग्री। अगर टर्शरी, हाँ टर्शरी H नहीं है तो 2 डिग्री H रिएक्ट करेगा। यानी प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा CH3 CH CH3, देख लीजिए इसमें NO2 सॉरी नाइट्रेशन होगा, NO2 यहां आ जाएगा। देखो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऐसे HO N HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, और हाई टेम्परेचर पे ये ऐसे टूटता फ्री रेडिकल में, ऐसे दोनों फ्री रेडिकल ऐसे बीच से अलग हो जाएंगे। OH फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल में टूटेगा ये, तो OH फ्री रेडिकल यहाँ पे NO2 फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा के, कहां जुड़ेगा, टर्शरी H पे। मैकेनिज्म वही होगी, इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन, लेकिन पहले टर्शरी H पे जुड़ेगा, टर्शरी नहीं तो सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं तो प्राइमरी। अच्छा एक बात ध्यान देना, HNO3 वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि HNO3 जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, अभी आयोडीनेशन कराया था ना, तो आयोडीनेशन हमने कहा था कि HI बनता है, HI को हटाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, वहां HNO3 लिया था हमने, HNO3 भी ले सकते हैं, HiO3 भी ले सकते हैं। तो कहते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हेंस में ऑक्सीडाइज या में ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑल्सो। देखो बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ ही दिया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑल्सो along with कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब देखिए, वैसे अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता, अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता, अगर इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता, उस केस में हम क्या बोलते कि बच्चों अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता तो यही प्रोडक्ट मिलता, टर्शरी H, नहीं तो सेकेंडरी नहीं तो प्राइमरी। लेकिन इसका चूंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है,
इसलिए हमें अब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ करके भी प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए ना, हो सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां से टूट जाए, एक NO2 इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, मतलब जो दूसरे प्रोडक्ट हैं प्लस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में ऐसे मिलेगा। देखिए CH3 CH3 CH2 और इधर CH3, यहां NO2 यहां NO2। देखिए ये हमारे ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। मतलब इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट के अलावा कुछ हमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलते हैं, और एबनॉर्मल प्रोडक्ट में जो भी पॉसिबल है, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, जहां से चाहो तोड़ो, कार्बन कार्बन बॉन्ड की जितनी पॉसिबिलिटी सबको तोड़ के वहां दोनों साइड NO2 जोड़ दो। क्योंकि HNO3 नाइट्रेशन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ोगे उसके दोनों ओर आप NO2 जोड़ोगे। ये हो गया नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में एक प्रोडक्ट के अलावा कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही गलती करते हैं कि नाइट्रेशन में ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं सोचा जाता। मैकेनिज्म वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, वैसे ही होगी। ठीक है, आफ्टर नाइट्रेशन बेटा वो जो वार्निंग आ चुकी है 10 मिनट वाली, तो देखिएगा, अगर वो बीच में कनेक्ट हो तो कनेक्ट करेगा। तो नाइट्रेशन जो है वो हम समझ चुके हैं। सर ये बाई प्रोडक्ट वाला वापस से समझा दीजिएगा। क्या चीज? CH3 CH2 NO2 वाला है ना, वो वापस से समझा दीजिएगा। मतलब इसमें क्या है, मैंने क्या बोला था, नीचे लिखा है इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो कार्बन हेंस में ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑल्सो। तो कार्बन कार्बन, देखिए नॉर्मल प्रोडक्ट तो ये हो गया, लेकिन एबनॉर्मल प्रोडक्ट क्या होगा, जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं आप बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, आप बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, और जिस बॉन्ड को तोड़ो, अगर यहां से तोड़ो तो दोनों साइड NO2 जोड़ो, यहां से तोड़ो तो दोनों साइड NO2 जोड़ो, जो जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है सारे बॉन्ड को तोड़ो, और जो बॉन्ड टूटेगा उस पर दोनों साइड NO2 जुड़ जाएगा। यही मैंने किया कि बॉन्ड ऐसा था, इनके बीच बॉन्ड बना हुआ था ऐसे, देखिए ऐसा बॉन्ड था, ये ना बॉन्ड था, ये नहीं ना प्रोपेन था, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा और इधर भी NO2 जोड़ा, इधर भी NO2 जोड़ा। ठीक है, ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट होता है नाइट्रेशन का। अच्छा, जैसे नाइट्रेशन पढ़ा है पार्ट सी में, पार्ट बी में, पार्ट सी में लिखे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें भी टर्शरी एच, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी एच फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ठीक है, सल्फोनेशन में। और सल्फोनेशन होगा कैसे, देखो सर, CH3 CH2 CH3। सल्फोनेशन कराने के लिए बच्चों हमें यहां पे रिएजेंट लेना पड़ेगा, या तो ओलियम लेना पड़ेगा, ओलियम, या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ओलियम या और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लोगे। ध्यान दो, अगर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो वो ऐसे टूटता है, ये रहा स्ट्रक्चर इसका, HO। देखो बच्चों, ये रहा कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सल्फोनेशन में ये लेना है, तो जब इसको भी 400 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बॉन्ड होमोइलेक्ट्रिकली टूटता है ये वाला, और होमोइलेक्ट्रिकली अगर ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, देखिए ऐसे यहां से बॉन्ड टूट गया, तो क्या फ्री रेडिकल बनेगा, OH फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल। ठीक है ना, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये OH फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल होगा। सल्फोनेशन में बेटा म्यूट रखे माइक्रोफोन सभी लोग। देखिए यहां पे SO3 इज अटैच्ड, SO3H अटैच होता है, तो अब क्या होगा, जहां पे NO2 अटैच होता था उसकी जगह क्या हो जाएगा, अब SO3H को अटैच करना है, SO3H, सल्फोनेशन हो गया। और इसमें ये वाले प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्यों, अरे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो सल्फोनेशन, नाइट्रेशन में NO2 अटैच होता था, सल्फोनेशन में वही SO3H अटैच होगा। क्या लेंगे, ओलियम लेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे। कौन सा H होगा, पहले टर्शरी H, वो नहीं है तो सेकेंडरी H, वो नहीं है तो प्राइमरी H की बारी आएगी। ये थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट नहीं सोचना है, लाइक नाइट्रेशन, बस हो गया। H2SO4 OH और SO3H में जुड़ेगा और सल्फोनेशन में SO3H अटैच हो जाता है।
फिर आएगा रिएजेंट इसका, ठीक है। फिर इसका रिएजेंट आएगा जो रिएजेंट होता है आइसोमराइजेशन का वो होता है AlCl3 इन HCl, AlCl3 प्लस HCl एट 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है, बहुत हाई टेम्परेचर। इसमें सर ये भी फ्री रेडिकल से होता है। हाँ क्या चीज? सर ये भी फ्री रेडिकल के ही पार्ट में आएगा। हाँ सर, सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सारी। देखिए इसका रिएजेंट ये होता है, इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएजेंट। कौन सा? AlCl3 HCl। और कहते कैसे होता क्या है कि ऑल पॉसिबल branched product are formed, branched product are formed। मतलब ये कि अगर ऐसे दे देगा हमको, ये 4 कार्बन दे दिया ऐसे और कहता है इसको AlCl3 के साथ हीट कर दिया। बच्चों AlCl3 इन HCl लगभग 300 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने हाई टेम्परेचर ऑफ फ्री रेडिकल ही बन सकते हैं। तो कहते हैं ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इसमें जितनी ब्रांचिंग हो सकती कर दो। तो कहेंगे सर ये 4 कार्बन के ब्रांच एक ब्रांच हो सकती है, इसके अलावा संभव नहीं है ऐसे। तो ये इतने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर AlCl3 HCl के साथ हीट कर रहे हो 500 डिग्री पे, तो उसके जितनी ब्रांचेस वाले प्रोडक्ट हैं सारे का मिक्सचर संभव है। जैसे यहीं अगर पेंटेन होता 5 कार्बन होते ऐसे 1 2 3 4 5, इसको आप हीट करते AlCl3 और HCl से, तो हो सकता है 4 एक चेन में रहते और एक साइड चेन आ जाता, या 3 एक चेन में रहते और 2 कार्बन साइड चेन चले जाते। मतलब मिक्सचर बनाना सबका, मिक्सचर ऑफ ऑल प्रोडक्ट ये बनेगा। इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और आइसोमराइजिंग रिएजेंट होता है AlCl3 HCl, ठीक है। मुझे लग रहा है बस ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में डिस्कनेक्ट होने वाला होगा। सर ये जो पेंटेन वाला है ये दोनों प्रोडक्ट साथ में ही बनेंगे? दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, बोला ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं रहता है इसमें। आइसोमराइजेशन में देखिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट संभव था वो बना, और ये बनेगा, कुछ बचा भी रहेगा, कुछ स्ट्रेट चेन बचा रहेगा, कुछ ये बन जाएगा। मतलब ये पूरा खत्म नहीं होता आइसोमराइजेशन, मतलब इसके आइसोमर में कन्वर्ट होगा, ये बचेगा वो भी बनेगा। ऐसे ही ये 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, ये भी कुछ बचेगा, कुछ इसके सारे पॉसिबल सारे आइसोमर बन जाएंगे ड्यूरिंग आइसोमराइजेशन। और 300 की 500 बेटा 300 से 500 पूरा रेंज है, 300 से 500 कोई भी हाई टेम्परेचर लिखा हो, 300 से 500 कोई भी आपने वो लिखा हो वो चलेगा, ठीक है। ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा? सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर? बेटा सिर्फ स्ट्रक्चरल ही सोचना है आपको इसमें, ठीक है। क्योंकि आइसोमराइजेशन में बनते सारे हैं, लेकिन कायरलिटी नहीं ना आएगी। देखो कुछ भी हो जाए, कायरल नहीं ना हो रहा, कायरल नहीं हो रहा तो कैसे आप सोचोगे? हाँ कायरलिटी, अगर कहीं भी कायरलिटी आपको नजर आ रही है तो आप फिर स्टीरियो सोच सकते हो। हाँ स्टीरियो भी बने, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। चलिए कुछ रिएक्शंस और डिस्कस कर लेते हैं। सल्फोनेशन के बाद, सल्फोनेशन ये आइसोमराइजेशन। अब एक आता है एरोमेटाइजेशन। देखो बोल दो बच्चों, ABCDEF होगा ना। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का एक रिएजेंट होता है, इसका रिएजेंट है Al2O3 प्लस Cr2O3। स्क्रीन ब्लर है, दोबारा कनेक्ट कर देते, रुको जरा। नो सर नहीं है ब्लर। ठीक है ब्लर नहीं है, फिर आप सर नहीं है, फिर आप अपने को
तो जिनका ब्लर है फिर वो लोग रिकनेक्ट करें, अगर हम लोगों का ब्लर है, सबका ब्लर है तो मेरे साइड प्रॉब्लम है। नहीं आपका वाइट है सर। नहीं तो वही बोल रहा हूँ, अगर मेरा ब्लर है तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ। Al2O3 और Cr2O3 और किस पे लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखना है, ठीक है। ये रिएजेंट होता है और इसमें होता क्या है कि इसमें बेंजीन जो कि एरोमेटिक होता है एंड इट्स डेरिवेटिव विल फॉर्म, benzene and its derivative will form, right? देखिए जैसे आपने 6 कार्बन ले लिए, कम से कम 6 कार्बन तो होने चाहिए तभी एरोमेटाइज होगा। 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन ले लिया, नॉर्मल हेक्सेन। जैसे ही आपको हीट करो किसके साथ, रिएजेंट है Al2O3 और Cr2O3, इनका कॉम्बिनेशन 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखना है। तो ये 6 कार्बन का एल्केन जो है, ये 6 कार्बन के, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सर ब्लड आ रहा है। आप ही का आवाज इको हो रहा है कहीं से। यस सर, यस सर, पता नहीं कहीं से आवाज आ रहा है। नहीं सबको ब्लर आ रहा है क्या? सबको थोड़ा बहुत ब्लर है सर। ब्लर है सर मैं रिस्टार्ट थोड़ा करता हूँ, बहुत ठीक है, सर। लेकिन मैं रिकनेक्ट सर थोड़ा बहुत ब्लर है लेकिन ठीक है। चलिए हम जो बात कर रहे हैं फर्स्ट पे आ जाइए। वो बात ऐसी है कि 6 कार्बन लिए तो 6 कार्बन का एरोमेटिक बन जाएगा। 6 कार्बन का एरोमेटिक मतलब बेंजीन बन जाएगा। देखिए ऐसा हेक्सेन ऐसा, राइट। हाँ अगर इसमें 7 कार्बन होते, 7 कार्बन होते ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, एन हेप्टेन होता। एन हेप्टेन को आप इसी रिएजेंट के संग हीट करते, यही Al2O3 Cr2O3, तो 7 कार्बन में क्या होता, 6 कार्बन तो बेंजीन बना देते और एक साइड चेन में आ जाता। 6 कार्बन तो बेंजीन बना देते ऐसे और एक कार्बन साइड चेन में चला जाता, नहीं टॉलिन बन जाता है यहाँ पे। इसी प्रकार 8 कार्बन अगर होते, ऑक्टेन होता, एन ऑक्टेन। आप यही रिएजेंट लेते तो उस केस में कुछ ऐसा होता। देखिए 8 कार्बन जो होते ना, उसमें एक तो बेंजीन बन जाता और क्या होता है, हो सकता है एक इथाइल बन जाता है ऐसा CH2 CH3, या हो सकता है दो, एक इथाइल बजाय 2 मिथाइल हो जाते ऐसे। बेंजीन एक मिथाइल यहां लग गया और दूसरा मिथाइल ऐसे लिख दो। देखो बच्चों सेंटर से लाइन खींचने का मतलब हो गया कि ये मिथाइल आपकी मर्जी है, ऑर्थो पे लगाओ, मेटा पे, पैरा पे, जहां चाहो लगा दो। तो ठीक है, अगर 2 मिथाइल है, दोनों मिथाइल में कहीं भी आ सकते थे, एक ऑर्थो एक पैरा एक मेटा, तो ये 3 प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक मिथाइल फिक्स है, दूसरा मिथाइल ऑर्थो मेटा पैरा कहीं हो सकता है उसके रिस्पेक्ट में। ये रिएजेंट है किसके लिए, एरोमेटाइजेशन के लिए, ठीक है। सर थर्ड रिएजेंट क्या लिखे हैं? थर्ड रिएजेंट थोड़ी टेम्परेचर लिखा 500 डिग्री। वो अच्छा, तो क्लियर नहीं आ रहा। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? बेटा इन सबका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बट इनकी मैकेनिज्म पढ़नी नहीं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता फ्री रेडिकल के थ्रू ही है। एरोमेटाइजेशन का भी जो भी हाई टेम्परेचर मैंने कहा था रिएक्ट, चूंकि एल्केन्स जो हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, तो उस पे फ्री रेडिकल ही बनता है। इसलिए एल्केन की सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करती हैं, ठीक है। ओके नाउ एक छोटा सा रिएक्शन और लिखें। एरोमेटाइजेशन में एक छोटा सा रिएजेंट आप और लिखें।
पर इसमें सिर्फ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव क्यों बनता है? अगर कुछ दूसरा का पॉसिबिलिटी हुआ तो नहीं बन सकता? नहीं, इसलिए बनता है क्योंकि बेंजीन एक 6 मेंबर रिंग है और आपने पढ़ा है 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एरोमेटाइजेशन में सबसे स्टेबल रिंग बनना चाहती है तो एरोमेटिक होगा और सबसे स्टेबल रिंग के साथ होगा, तो 6 मेंबर रिंग के साथ ही एरोमेटिक बनाना है एरोमेटाइजेशन में, क्योंकि नेचुरल वे होता है कि हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन होती है और इसमें एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है और 6 मेंबर रिंग उनमें और ज्यादा स्टेबल। सो नाइट्रेशन के बाद क्या क्या करोगे? तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। क्या चीज? नाइट्रेशन के बाद क्या क्या लिखवा है? आप कहाँ थे? कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है नाइट्रेशन के बाद बेटा हम सल्फोनेशन भी लिखवाए हैं, ठीक है ना। मैंने फोटो खींच लिया है, क्लास के बाद आपको जैसे लास्ट क्लास में हुआ था, मैं सारे जो बोर्ड हुआ था उसका फोटो स्क्रीनशॉट पेज में हो गया, 2 पेज छोड़ दो नहीं और बच जाएगा तो ठीक है, उसमें नाम लिख लेना। रजिस्टर वाले कॉपी से 1.5 पेज। अरे बाप। तुम दो बेटा 2 छोड़ दो ना, बचेगा तो आराम करना, उसमें नाम लिखना। यस सर 2 पेज। चलो म्यूट करो सभी लोग, आगे लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन पायरोलिसिस। देखिए पायरोलिसिस क्या होता है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। और इससे बनता क्या है? टू गिव डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, पायरोलिसिस जनरल वर्ड है, लेकिन क्रैकिंग क्या होता है? एक टर्म आता है क्रैकिंग। क्रैकिंग जो होता है इट इज पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। एल्केन की पायरोलिसिस को हम लोग क्रैकिंग भी नाम देते हैं। तो पायरोलिसिस ऑफ एल्केन को हम बोलते हैं क्रैकिंग। और क्रैकिंग में होता क्या है? एक बड़ा प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है। बहुत स्ट्रांग हीट करते हैं, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास हीट करते हैं, तो एक बड़ा प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है। बड़े प्रोडक्ट के छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूटने को ही हम पायरोलिसिस बोलते हैं। देखिए पायरोलिसिस बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए अप्रॉक्स, इससे ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं। जैसे मेथेन है, मेथेन को आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, वो भी एयर की एब्सेंस में। अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कंबशन हो जाएगा, इसलिए एयर की एब्सेंस में हीट करना है। अगर एयर होता साथ में हीट का तो ये CO2 और H2 बना था, कंबशन होता, बट एयर की एब्सेंस में हीट करना है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, देख लो, इसके अलावा कोई संभावना थी नहीं। इथेन होता CH3, इसको 1000 डिग्री पे हीट करते तो पहली पॉसिबिलिटी थी सर यहां से दोनों एक ही गैस निकलता, बचता ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन निकल गया। ऐसा भी हो सकता था कि एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि दोनों से यहाँ पे 2H निकल गए, यहाँ से 2H निकल गए, इथाइन और प्लस 2 हाइड्रोजन इधर निकल गए। ऐसा भी हो सकता था सारे H निकल गए, ये कार्बन 2 कार्बन बचे और फिर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल गए, ये भी संभावना थी। आप देख सकते हो मेथेन में 2 ही प्रोडक्ट बने, इथेन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी। प्रोपेन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट और बढ़ जाएंगे। अगर प्रोपेन लेते हैं ना तो प्रोपेन CH2 CH3 CH2 CH3 1000 डिग्री पे हीट करोगे तो बच्चों और प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ना, पहली पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है CH3 CH CH2, ऐसा भी हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है, देखो ना, यहां से बॉन्ड टूटा ना और यहां से H निकल के इसके साथ चला गया तो बच गया CH2 और प्लस CH4, ये भी पॉसिबिलिटी। क्यों ये पॉसिबिलिटी कहां से आई? ऐसे ये बॉन्ड टूटा, मिथाइल निकला और यहां से H निकाल दिया एक, तो ये H और मिलकर CH4, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ऐसा ये ऐसा भी हो सकता था कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन बन जाता, सारे कार्बन अलग, सारे हाइड्रोजन, 3 कार्बन अलग,
3 के 3 कार्बन अलग हो गए और हाइड्रोजन कितने थे, 4 हाइड्रोजन निकल गए। तो ऐसा बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस होते हैं, पायरोलिसिस के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कम, प्रोडक्ट कम, मॉलिक्यूलर बढ़ा, प्रोडक्ट और बढ़े, मॉलिक्यूलर और बढ़ा, प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़ गए। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जरूर लिखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, प्रोडक्ट कम होंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। ये है पायरोलिसिस। और एल्केन के पायरोलिसिस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग। क्रैकिंग वर्ड सिर्फ एल्केन के लिए यूज होता है, जनरल वर्ड क्या है, पायरोलिसिस। ठीक है, इसी को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। हाँ यही थर्मल पायरोलिसिस ही थर्मल डिकम्पोजिशन है। एयर की एब्सेंस में होना चाहिए तभी पायरोलिसिस है। एयर की प्रेजेंस में इसी को कंबशन बोलना शुरू कर देंगे, वहां प्रोडक्ट CO2 और H2O हो जाएंगे एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, फोर्थ प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ, थर्ड प्रोडक्ट लिखा है, सॉरी कार्ब, हाँ सर? यहाँ इसको तोड़ो, यहाँ से इसको तोड़ो, मिथाइल निकालो, यहाँ से मिथाइल निकला, यहाँ से H निकला, मेथेन। ये मेथेन बन गया एक प्रोडक्ट, और क्या बन गया, जहाँ यहाँ से मिथाइल निकला, यहाँ से H निकला, दोनों में जुड़ गए, ये इथाइन बन गया, इथीन बन गया, CH4 एंड इथीन, 2 प्रोडक्ट। सर फोर्थ कब बोल रहे थे, फोर्थ प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ? 3 कार्बन प्लस 4 ये वाला? हाइड्रोजन। अरे खाली 3 छोड़ो ना, कार्बन हाइड्रोजन लिखो ना, ओनली 3 कार्बन, ओनली कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हम्म। इसके लास्ट रिएक्शन लिखना है हम लोगों को। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। पायरोलिसिस के बाद आखिरी रिएक्शन होती है एल्केन की, ऑक्सीडेशन। अगली क्लास जब भी आपकी ऐसी होगी जो शेड्यूल में आएगी, उसमें हम एल्केन के डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो भी क्लास रहेगी उसमें एल्केन के डाउट्स होंगे, तो आप MS चौहान के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। उस दिन डाउट डिस्कशन ही होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डाउट डिस्कशन और पूछताछ, मैं पूछूंगा भी कुछ लोगों से रैंडम रिएक्शंस। सर उसमें बहुत सारा आइसोमर्स का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ठीक है ना, तो आइसोमर वाला करो ना। A बैच के लोग तो कर ही सकते हैं ना, T बैच नहीं कर सकता तो A बैच के लोग करें, T बैच के लोग कल के बाद कर पाएंगे। तो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगर नहीं बनेंगे तो तुम डिस्कशन में आइएगा। फिर डाउट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। आज जितना भी बोर्ड वर्क मैंने किया है, इसका मैंने सबके फोटो लिए हैं। क्लास के बाद आपको फोटो फॉरवर्ड कर देंगे। जिनका कभी बीच में ब्लर हो गया है, कुछ नहीं लिख पाए, एक 10-15 मिनट के लिए रिव्यू करेंगे बैठ के, तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लिखिए ऑक्सीडेशन। सर ऑर्डर में भेजिएगा सल्फ्यूनेशन और जो था हाइड्रेशन के बाद। जिस ऑर्डर में पढ़ा है उसी ऑर्डर में भेज रहे हैं। यस। फोटो भी उसी ऑर्डर में ले रहे हैं ना। देखो सर, ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों, अब ऑक्सीडेशन कई टाइप का होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। तो पहले हम बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देखो, कोई भी कंपाउंड लीजिए, अगर आप जैसे CH4 लिया है, अगर आपने ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई करी, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन आपने दी, ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसको बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, CO2 और वाटर बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है,
अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन में CO2 नहीं बन पाएगा, फिर क्या होगा सर? वाटर तो दोनों केस में बनेगा, वाटर दोनों जगह बनेगा, लेकिन हाँ CO2 ना बन के हो सकता है रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड पे रुक जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन कार्बन पे चली गई। मतलब इनकम्प्लीट कंबशन में CO2 की जगह या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन बनेगा, वाटर एसिड बनता रहेगा। बट अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो CO2 नहीं बन पाएगा, या तो रिएक्शन CO पे रुक जाएगी या खाली कार्बन अलग हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है केमिकल ऑक्सीडेशन। जो केमिकल ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ये कहते हैं ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ या तो KMnO4 होगा और K2Cr27। और ध्यान रखना इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये, ओनली 3 डिग्री H is converted to OH। सिर्फ टर्शरी H जो होगा, केमिकल ऑक्सीडेशन की खास बात होती है प्राइमरी H को केमिकल ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, सेकेंडरी H को नहीं करेगा। हाँ टर्शरी H होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ देगा, ऐसा लगेगा OH ग्रुप जोड़ गया। देखिए ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, CH3 CH3 CH2 CH3, आपने रिएक्शन करा दी KMnO4 से, तो कहते हैं रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? अरे ये 1 डिग्री H है, ये 2 डिग्री H है, ये 1 डिग्री H है। केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए टर्शरी H चाहिए। लेकिन अगर ऐसा लेते हैं हम, देखिए ये वाला कंपाउंड लेते हैं CH3 CH3 CH3, यहां पे H है, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 से करते अगर, तो यहां रिएक्शन हो जाती। क्यों? टर्शरी H है, ये सिर्फ टर्शरी H को ऑक्सीडाइज करेगा। और टर्शरी H को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? ऐसे करेगा, देखिए ये CH3 CH3 CH3, यहां पे H आ गया है, और देखो जरा इस C और H के बीच में एक O जुड़ जाएगा, ऐसा लगेगा आपको, तो लगेगा पूरा OH आ गया, लेकिन है तो आया तो केवल O। तो केमिकल ऑक्सीडेशन सिर्फ KMnO4 और K2Cr27 से होता है, और तभी होता है जब टर्शरी H हो। प्राइमरी और सेकेंडरी H में केमिकल ऑक्सीडेशन नहीं होता। प्राइमरी H है तो भी केमिकल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सेकेंडरी H है तो भी केमिकल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो KMnO4 और K2Cr27 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? हाँ इसीलिए तो इसीलिए रिएक्शन भी तो है ना, केमिकल ऑक्सीडेशन नाम है ना, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, वो दोनों के दोनों इसका ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, यस। इसके बाद एक आता है बच्चों कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन इसका बचा हुआ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो कि लास्ट है। सो राइट डाउन लास्ट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता, ऑब्वियस सी बात है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जो लोअर एल्केन होते हैं, फिर हायर एल्केन, लोअर एल्केन और हायर एल्केन,
जब हम हायर एल्केन की बात करते हैं तो हेक्सेन ऑनवर्ड्स आता है, 6 कार्बन हेक्सेन ऑनवर्ड्स को हम हायर एल्केन मानते हैं। कहते हैं लोअर एल्केन जो होते हैं ये देते हैं अल्कोहल और एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड। हायर एल्केन जो होते हैं वो देते हैं एसिड। ठीक है, यहां पे कैटलिस्ट लेते हैं, हायर एसिड के लिए कैटलिस्ट होगा मैग्नीज एसीटेट CH3CO टू द होल ट्वाइस Mn। और यहां पे कैटलिस्ट वेरी करता है, तो क्या कैटलिस्ट लेते हैं, जो लोअर एल्केन होते हैं वो अल्कोहल या एल्डिहाइड देते हैं, और हायर एल्केन जो होते हैं वो एसिड देते हैं। हायर एल्केन से मतलब होता है 6 कार्बन या उससे ज्यादा। देखिए एग्जाम्पल 1, जैसे आपने CH4 को आपने ऑक्सीडाइज किया, कहते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में अगर इसको आप कराते हैं तो ये अपने आप मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर कैटलिस्ट बदल देते हैं, इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हैं मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम, MO हो गया मोलिब्डेनम हो गया, MO कैपिटल M स्मॉल o, और O3 ट्राइऑक्साइड मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। अगर ये लेते हैं तो ये जो होता है एक कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड में। तो देखो रिएक्टेंट वही, कैटलिस्ट बदलो तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। मीथेन रेड हॉट कॉपर ट्यूब में मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के संग ये फॉर्मल्डिहाइड बनाती है, प्लस वाटर भी होगा ऐसा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल याद रखने वाले एग्जांपल हैं, दूसरा एग्जांपल है इथेन CH3 कैटलिस्ट वही लिया MOO3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। आपको पता है मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड क्या करेगा, वही इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा ऐसा CH3 CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड प्लस वाटर। ठीक है, फिर आते हैं हायर एल्डिहाइड, 6 कार्बन लेते हैं हेक्सेन ऑनवर्ड्स, ये CH2 लिख दीजिए होल N और CH3 होल N है, जहां N जो है वो इट इज ग्रेटर देन 4 है, 4 से ज्यादा है तभी ना हेक्सेन होगा। इसकी रिएक्शन मैग्नीज एसीटेट से कर दो, मैग्नीज एसीटेट होता है CH3CO टू द होल ट्वाइस Mn, ये मैग्नीज एसीटेट है। जैसे इसको हीट करोगे सर इसके साथ, ऐसा कहते हाँ सर इक्वल टू 4 भी तो इक्वल टू भी होगा सर इक्वल टू 4 हाँ भी इक्वल टू 4 भी होगा, इक्वल टू 4 भी लेना है हेक्सेन एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है चलो, तो ये मैग्नीज एसीटेट हो गया। मैग्नीज एसीटेट क्या करे, किसी एक किनारे वाले CH3 को COH में कन्वर्ट कर देगा, किसी एक किनारे। तो हमने इसको ऐसे लिखा CH3 CH2 टू द होल N था ये, और यहाँ पे COH। ये आपको लिखाया था मैंने कि हेक्सेन ऑनवर्ड्स एसिड बनाते हैं कैटलिस्ट मैग्नीज एसीटेट, तो कैटलिस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बदल जाएगा। एक बार माइंड में रखें, ये हमारा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, एक लास्ट में एक छोटी सी चीज और बात कर लेते हैं, रिएक्शन लगभग खत्म हो चुकी है ना। छोटी सी चीज बात करेंगे, लिखिए, मतलब हम एल्केन में क्या कर सकते हैं, एल्केन में एक कार्बन इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एल्केन अगर 3 कार्बन है तो 4 कार्बन का, ठीक, एल्केन अगर 3 कार्बन का है तो उसको 4 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 कार्बन है तो 5 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एल्केन में एक हम कार्बन जोड़ सकते हैं किनारे या बीच में कहीं भी। 4 कार्बन है तो 5 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एल्केन में एक हम कार्बन जोड़ सकते हैं किनारे या बीच में कहीं भी। 4 कार्बन है तो 5 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 कार्बन है तो 5 कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एल्केन में एक हम कार्बन जोड़ सकते हैं किनारे या बीच में कहीं भी।
तो एल्केन में जब कार्बन जोड़ सकते हैं, एल्केन में कार्बन जोड़ने को, वो कार्बन, नया जो कार्बन है वो किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जुड़ जाए या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जुड़ जाए, इस रिएक्शन को इंजर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है इंजर्शन रिएक्शन। इंजर्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है CH2 ग्रुप is inserted between carbon carbon bond और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्केन। या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंसर्ट होगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट होगा, राइट। अभी यहां पे हम कैटलिस्ट रिएजेंट क्या लेंगे, तो रिएजेंट यहां पे होता है, दो रिएजेंट होते हैं, या तो डाइएजोमेथेन, डाई एजोमेथेन, ये होता है CH2N2 ये, या फिर होता है केटीन, KETTENE केटीन। केटीन का स्ट्रक्चर ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड, तो ये कीटोन होता है ना, कीटोन ऐसा होता है, ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप। लेकिन क्या इसके दोनों कार्बन में एक दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से जोड़ दो तो ये केटीन हो जाएगी। देखिए ये केटीन, केटोन, ये दो रिएजेंट लेते हैं इसमें, एक केटीन होता है और दूसरा रिएजेंट होता है डाइएजोमेथेन। अब होता क्या है, इसके साथ में सनलाइट लेते हैं, डाइएजोमेथेन प्लस सनलाइट और केटीन प्लस सनलाइट। तो क्या होता है, डाइएजोमेथेन या केटीन जो भी होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होते हैं, ये भी कार्बिन बनाता है और ये भी कार्बिन बनाता है। साथ में स्टेबल कंपाउंड नाइट्रोजन बना देगा, इसलिए कार्बिन बनना पसंद करेगा, स्टेबल कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो ये कार्बिन बना के देते हैं दोनों के दोनों। देखिए इंजर्शन में क्या होता है, CH2 ग्रुप इज इंसर्टेड बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या इंसर्ट होता है, CH2 ग्रुप इंसर्ट होता है, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंसर्ट होगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट होगा, ठीक है। रिएजेंट क्या लेना है, डाइएजोमेथेन लेना है या फिर केटीन लेना है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में डाइएजोमेथेन कार्बिन प्लस नाइट्रोजन बनाता है और केटीन में कार्बिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। रिएक्ट हम ये कार्बिन ही करता है, यही कार्बिन इंसर्ट होता जाके, हम इसी कार्बिन से मतलब है, इंजर्शन इसी कार्बिन का होता है। कार्बिन आप जानते होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। सो देखें, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ एल्केन था, ये प्रोपेन था, CH3 CH2 CH3, आपने इसकी रिएक्शन कर दी CH2N2 इन सनलाइट, या फिर ऐसे लिख सकता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इन सनलाइट। आपको अंडरस्टूड है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बिन बनाएंगे और जो कार्बिन होगा वो इंसर्ट होगा। कहां इंसर्ट होगा, देखिए अभी हमने वही प्रोपीन बना दिया हर केस में, लेकिन जो CH2 इंसर्ट होगा कहां होगा, CH2 यहां पे इंसर्ट हो सकता है, देखिए जरा यहां इंसर्ट हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी हो सकता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसमें भी CH2 को इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। ये बीच वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहां पे भी CH2 इंसर्ट हो सकता है ऐसे। तो CH2 जो है वो इंसर्ट होता है या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। देखो ना ये दोनों प्रोडक्ट सेम हो गए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच किया तो भी वही बन गया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच किया तो भी वही बन गया। तो ये जो इंजर्शन रिएक्शन है, इसमें जब कभी भी किसी भी एल्केन की रिएक्शन डाइएजोमेथेन से करते हैं या केटीन से करते हैं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या इंसर्ट हो जाता है, एक CH2 यूनिट इंसर्ट होता है। ऐसा हुआ तो ब्यूटेन हो गया, इधर किनारे वाले में हुआ CH में तो भी ब्यूटेन हो गया, ये दोनों ब्यूटेन है लेकिन ये आइसोब्यूटेन। तो ध्यान रखना, ऑल पॉसिबल, जितनी पॉसिबल कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे सबके बीच में आप CH2 यूनिट ऐड कर दो, पॉसिबल प्रोडक्ट हो जाएंगे। जो रिपीट हो गए इन दोनों को एक प्रोडक्ट काउंट करने से इन दोनों को एक काउंट करेंगे, ये अलग है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। ये इंजर्शन रिएक्शन थी।
अभी आप लोगों को काम क्या करना है, एल्केन पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों को पूरे एल्केन का लेवल 1 हम नेक्स्ट क्लास में लेवल 1 पूरा डिस्कस करना चाहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 आप करिएगा, लेवल 1 तो श्योर शॉर्ट डिस्कस करेंगे और लेवल 1 भी कोशिश करेंगे डिस्कस कर लें। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जैसे क्लास में डिस्कस होते हैं उसी टाइप से डिस्कस होंगे। तो बेटर होगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन करें, और ये नहीं कि सर हमने किया था, आपका सोल्यूशन हमको दिखना चाहिए। मान लो कि हम लगा कोई फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बोलेंगे अपनी वर्किंग शो करो, कहाँ आपने काम किया, तो काम करके रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो आज क्लास हुई है, इस क्लास के जो भी नोट्स हैं ये आपके बैच में डाल देता हूँ। सर इसमें तीनों प्रोडक्ट बनेगा सर। हाँ सर, लास्ट रिएक्शन में CH2 कहाँ पे जुड़ेगा सर, वो बताइए तो डिस्कनेक्ट होगा। अरे लास्ट रिएक्शन में बेटा CH2 जहां भी देखो, मैं फोटो देखो, समझ में आ जाना चाहिए। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था, यहाँ जुड़ गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ जुड़ गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ जुड़ गया। जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं, जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, सब में आप जोड़ सकते हो। सर इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा कि ये मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी है तीनों का? नहीं, ये सब मिक्सचर बनता है, कभी अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं, हमेशा मिक्सचर ही बनेगा। डाउट क्लास में जब डाउट पूछेंगे तो वर्किंग भी बताएंगे ना? नहीं, मतलब अगर आप ज्यादा डाउट पूछेंगे तो। अच्छा, तो अच्छे से क्वेश्चन करो ना यार, क्वेश्चन करोगे जब बनेंगे तो फिर डाउट, मुझे लगता है जो अगर आप करने बैठो तो डाउट की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन है, 50 में 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछोगे, अगर उतने क्वेश्चन पूरे हो गए 2 घंटे में तो हम लोग उसी क्लास में एल्कीन शुरू कर देंगे। नहीं पूरे हो गए तो देखेंगे। मैं टी बैच और ए बैच में भेज देता हूँ। तो क्लास एंड हो गया? मैंने, हाँ क्लास एंड हो गया। आप लोगों को नोट्स भी जो वर्ड वर्किंग है दोनों बैच में भेज दी गई है, दोनों बैच में पहुंच भी गई होगी। यस सर। जो भी बोर्ड पे वर्क हुआ है सारा आपको वर्क भेज दिया है। ठीक है, एक बालक ने बाद में ज्वाइन किया टी बैच में। सर टी बैच का एक्स्ट्रा क्लास कब होगा? टी बैच का एक्स्ट्रा क्लास कल होगा। कल आप लोग कितने बजे खाली हैं बताइए? सर पूरा दिन। कल को सुबह 6:30 से 8:30। यस सर, पूरा दिन खाली होता है। नहीं, लेकिन मेरा स्पीड नहीं ना होगा, पूरा दिन स्पीड नहीं ना होगा सर 6:30 से 8:30 सुबह ही सही है। हाँ ठीक, तो कल सुबह आप लोग 6:30 से 8:30 भी बात करिए। ठीक है ना? यस सर। कल सुबह 6:30 से 8:30 ठीक है? यस सर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 6:30 से 8:30 और मंडे को भी वही टाइम रहेगा, मंडे को भी 6:30 से 8:30। ठीक है ना? यस सर। कल और मंडे दोनों दिन 6:30 से 8:30 रेडी रहिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।